हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि बताई थी। आज मैं आप लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ बताऊंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, कब हुआ और इसका अंत कैसे होता चला गया। तो आइए चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस बैठक होती है। बैठक कहाँ होती है? वर्धा में। वर्धा में बैठक किसकी होती है? कांग्रेस कार्य समिति। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। तो जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, उस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है और महात्मा गांधी को संघर्ष की स्वीकृति मिल जाती है। और फिर यह तय किया जाता है कि 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की फिर एक बैठक होगी और इसमें आंदोलन को अंतिम रूप दिया जाएगा। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की फिर एक बैठक होती है और उस बैठक में यह रणनीति बनाई जाती है कि हम आंदोलन अब शुरू करेंगे। जैसा कि आंदोलन शुरू करने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कौन कौन से कारण थे, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यह तय किया गया था कि 7 अगस्त 1942 को कि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक से, बंबई के ग्वालिया टैंक, यह मैदान है, यह मैदान बंबई के ग्वालिया टैंक में आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दिन आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो जैसा कि जो तय हो चुका होता है 7 अगस्त 1942 को कि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। ऐसे में 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेसी इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। कांग्रेसी इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और देश के कोने कोने से इसमें जनता भाग लेती है। यहाँ तक कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विदेशी पत्रकार भी मौजूद थे। यहाँ पर जो संख्या थी ग्वालिया टैंक की, यह संख्या ग्वालिया टैंक में जो लोगों की संख्या थी, यह संख्या करीब 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। बहुत भारी भीड़ थी और गजब की उत्तेजना थी, गजब का उत्साह था, गजब का जोश था लोगों में यह आंदोलन शुरू करने का। क्योंकि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अंतिम आंदोलन करार दिया था। जब 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, उस बैठक में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अध्यक्ष कौन होते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, महात्मा गांधी भी होते हैं और ढेर सारे नेता होते हैं। इस बैठक में, इस सभा में ढेर सारे नेता होते हैं। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक से महात्मा गांधी 70 मिनट का जोशीला और ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया था। महात्मा गांधी उस दिन एक देवदूत की तरह से लग रहे थे, एक पैगंबर की तरह से लग रहे थे, एक अवतार की तरह से लग रहे थे। महात्मा गांधी मंच से कहना शुरू किया कि मैं अब और अधिक स्वतंत्रता के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं जिन्ना साहब के हृदय के परिवर्तन की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे। यह स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे। यह जो लड़ाई होगी
यह अंतिम लड़ाई होगी। अब कि हम या तो विजयी होकर रहेंगे या इसमें नष्ट हो जाएंगे। कायरों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, कायर मत बनो। इस तरह से महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई का महात्मा गांधी नारा देते हैं। अगस्त को महात्मा गांधी आंदोलन का ऐलान करते हैं और फिर 9 अगस्त को ही 1942 को गिरफ्तारियां प्रारंभ हो जाती हैं। गिरफ्तारियां प्रारंभ हो जाती हैं। सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगता है, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य यह था यह आंदोलन सफल न हो पाए और इस आंदोलन को सफल होने से पहले ही सारे नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाए। आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आंदोलन शुरू ही नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज शायद भूल कर गए। अंग्रेज नहीं जानते थे कि इन नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। 9 अगस्त को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ नेताओं को अहमदनगर किले में कैद कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है। इस तरह से जब सारे नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो बाहर भीड़ का नेतृत्व करने के लिए कोई बचा नहीं था। जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हो जाते हैं और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बड़े बड़े सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बाहर जो होता है नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 10 अगस्त को विभिन्न स्थानों पर हिंसाएं होने लगती हैं, जुलूस निकलने लगते हैं, हड़ताल होने लगता है, प्रदर्शन होने लगता है। 10 अगस्त को दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना में जुलूस निकाला जाता है। वो भयंकर व्यापक पैमाने पर हड़ताल की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं। 10 अगस्त 1942 को भारत के विभिन्न प्रांतों में जुलूस, हड़ताल और प्रदर्शन यह आम बात हो गई थी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में आदि राज्यों में व्यापक पैमाने पर हड़तालें आयोजित की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में जन विद्रोह व्यापक पैमाने पर उभर कर सामने आता है। ये सारे जो शहर होते हैं बिहार के, यह जन विद्रोह के केंद्र होते हैं। और इसी तरह से यूपी में बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद इत्यादि नगरों में भयंकर प्रदर्शन होते हैं, तोड़ फोड़ की जाती है, रेल की पटरियां उखाड़ी जाती है, डाकखाने तोड़े जाते हैं, डाकखाने लूटे जाते हैं, सरकारी इमारतें ध्वस्त की जाती हैं। और ऐसे में पुलिस के द्वारा अत्याचार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अत्याचार किया जाता है, दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है, गोली चलाना, लाठी चलाना आम बात हो गई थी। कर्नाटक में भी व्यापक पैमाने पर हड़ताल हो जाती है। पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में व्यापक पैमाने पर हड़ताल, जुलूस और दंगे होने लगते हैं। गिरफ्तारियां प्रारंभ होती हैं। 1942 के अंत तक गिरफ्तारियों की संख्या जो होती है वह करीब 60,000 हो जाती है। 60,000 हो जाती है गिरफ्तारियों की संख्या। इतने व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 60,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो भूमिगत आंदोलन करते हैं। भूमिगत आंदोलन करने वाले में होते हैं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत
पटवर्धन, अरुणा आशफ अली, इत्यादि सारे नेता होते हैं। बीजू पटनायक, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, ये सारे नेता होते हैं। ये भूमिगत आंदोलन करते हैं और भूमिगत होकर यह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इनके लिए विभिन्न प्रबंध जनता के द्वारा किया जाता है, विभिन्न लोगों के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से बंबई, पूना, सतारा, बड़ौदा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और यूपी, बिहार में इन्होंने भूमिगत आंदोलन जारी रखा। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो चलाना शुरू किया। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो चलाना शुरू किया। भूमिगत होकर यह कांग्रेस रेडियो का संचालन करती और राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर भाषण देते, जनता का नेतृत्व करते। इस तरह से पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर हिंसात्मक कार्रवाई की गई थी। जैसे डाकखाने लूटे गए थे, रेल पटरियां उखाड़ दी गई थी, टेलीफोन तार नष्ट कर दिए गए थे। करीब 3500 जगह डाकखानों को लूटा गया था, टेलीफोन तार काटे गए थे, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, सड़कें ध्वस्त कर दी गई थी ताकि ब्रिटिश सरकार के सैनिक पहुंच न सकें, आंदोलन स्थल पर वह पहुंच न सके। तो इस तरह से 1942 के अंत तक यह व्यापक पैमाने पर आंदोलन चलता रहता है। जगह जगह आंदोलन चलता है, करना दो आंदोलन भी चलाया जाता है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाता है। यानी कि सारे जो हथियार होते हैं, मतलब कि सारे अस्त्र होते हैं, इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। अहिंसक अस्त्र जो होते हैं, सारे अहिंसक अस्त्रों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे नौकरियों से बहिष्कार करना, शराब की दुकानों के सामने धरना देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, सारे कार्यक्रम इस आंदोलन में शामिल कर लिए जाते हैं और व्यापक पैमाने पर हिंसाएं होने लगती है, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व करने वाला नहीं था। ऐसे में जनता ही खुद अपना नेतृत्व करती है और पूरे देश में आंदोलन भयंकर रूप लेता जाता है। पूरे देश में आंदोलन भयंकर रूप लेता जाता है। कुछ जगहों पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत समाप्त हो जाती है और समानांतर सरकारें बनती हैं। समानांतर सरकारें बनती हैं। जैसे कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में वहां पे सरकार बनती है। वहां के जो कमिश्नर होते हैं उनको हटा दिया जाता है और चित्तू पांडे खुद वहां का नेतृत्व संभाल लेते हैं। जितने भी जेल में बंद कैदी होते हैं सबको रिहा कर दिया जाता है। बंगाल के मिदनापुर में भी यही हाल होता है। बंगाल के मिदनापुर में भी यही हाल होता है। यहाँ मिदनापुर में ब्रिटिश सरकार भंग करके वहां पे जातीय सरकार की स्थापना की जाती है मिदनापुर में। वहीं सतारा की जो सरकार होती है, कांग्रेसियों की सरकार, जो सतारा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सतारा में जो सरकार होती है यह सबसे अधिक दीर्घजीवी साबित होती है, यानी कि इसकी हुकूमत सबसे अधिक दिनों तक रहती है। 1943 तक आते आते ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई दमनात्मक हो जाती है और विभिन्न जगहों पर फिर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत कायम हो जाती है। करीब 1 लाख से अधिक लोग जेल में चले जाते हैं। कुछ लोगों को फांसी दे दी जाती है, कुछ को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया जाता है। 6 मई 1944 को महात्मा जी को रिहा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को 6 मई 1944 को गिरफ्तार कर दिया जाता है। जैसा कि जब जेल में बंद होते हैं महात्मा गांधी, तो 10 फरवरी 1943 को
महात्मा गांधी 21 दिन का उपवास करते हैं और महात्मा गांधी की हालत बिगड़ती जाती है। महात्मा गांधी की हालत बिगड़ने लगती है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार उनको 6 मई 1944 को रिहा कर देती है। इस आंदोलन में कांग्रेसियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके साथ ही साथ आजाद हिंद फौज की भी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद हिंद फौज की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे भारत छोड़ो आंदोलन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे आजाद हिंद फौज का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आजाद हिंद फौज, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आजाद हिंद फौज, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में ही आजाद हिंद फौज भी सम्मिलित है। इसने भी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये जो आजाद हिंद फौज है, इसका गठन जो है आजाद हिंद फौज का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसका गठन किया गया था। और 1943 में, सन 1943 में जापानी सेना, क्योंकि जापान जो था वह शत्रु राष्ट्र की तरफ से था, तो जापानी सेना भी काफी मजबूत थी। जापानी सेना एशियाई प्रदेशों में कब्जा करते हुए बर्मा को कब्जा कर ली थी और जितनी भी भारतीय सैनिक थे, सारे भारतीय सैनिकों को बंदी बना ली थी। यह बर्मा को कब्जा करते हुए, अंडमान निकोबार को कब्जा करते हुए यह भारत में घुसना चाहती थी और जितने भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को बंदी बना ली थी। तो उसमें जापानी सेना में जो कैप्टन थे मोहन सिंह। तो आजाद हिंद फौज के गठन का जो विचार होता है वह सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आता है, लेकिन रास बिहारी बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यह जापानी सैनिकों से, जापानी सेनापति से डिमांड करते हैं। और जापानी सैनिक जो होते हैं, जापानी सरकार जो होती है, वह बंदी बनाए गए भारतीयों को रास बिहारी बोस को सौंप देती है। और रास बिहारी बोस उन सैनिकों को लेकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं। तो 1943 में इस आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। इसको हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। इसके जो संगठनकर्ता थे वह रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस के द्वारा ही आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। और सहयोगी जो होते हैं वह कैप्टन मोहन सिंह भी होते हैं। कैप्टन मोहन सिंह और जो कर्नल होते हैं निरंजन सिंह गिल होते हैं। कर्नल निरंजन सिंह गिल, इन्होंने मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इस आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी शामिल थे। और जब आजाद हिंद फौज का गठन हो गया था, युद्धबंदियों को लेकर गठन कर दिया गया था, तो इसमें कुछ भारतीय स्वयंसेवक भी शामिल हो जाते हैं। शुरुआत में आजाद हिंद फौज के अंदर सैनिकों की संख्या जो थी वो 16,300 के आसपास थी। 16,300 सैनिक थे। और ये 16,300 सैनिक थे, इसमें जापानी युद्धबंदी भी शामिल कर लिए थे। और जापान के द्वारा बंदी बनाए गए सैनिक भी इसमें शामिल कर लिए थे। इसकी संख्या करीब 40,000 के आसपास पहुंच जाती है। ऐसे में जापानी सेना के बीच और कैप्टन मोहन के बीच और निरंजन सिंह मोहन सिंह और जापानी सेना के बीच इस सैनिकों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि जापानी चाहते थे कि इनकी सेना केवल 2,000 की हो, प्रतीकात्मक आजाद हिंद फौज केवल 2,000 सेनाओं की प्रतीकात्मक फौज हो, जबकि कैप्टन मोहन सिंह इसको 1 लाख करने के पक्ष में होते हैं। 1 लाख करने के पक्ष में होते हैं। कैप्टन मोहन सिंह चाहते हैं कि आजाद हिंद फौज में जितने भी सैनिक होते हैं उनकी संख्या करीब 1 लाख के आसपास हो, लेकिन इसमें विवाद हो जाता है। कैप्टन मोहन सिंह
और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी होती है 1939 में, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को उनके घर पर ही नजरबंद कर लिया जाता है। घर पर नजरबंद कर लिया जाता है। घर पर नजरबंद कर दिया जाता है। जिनके घर पे पहरा लगा दिया जाता है, पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1941 को यह घर से अचानक फरार हो जाते हैं। गोपनीय ढंग से घर से फरार हो जाते हैं और पुलिस वालों को भनक भी नहीं लगती है। ये जब यहाँ से फरार हो जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? काबुल जाते हैं। काबुल जाते हैं। उसके बाद जर्मनी जाते हैं। यह कहा जाता है कि यह जर्मन नेता हिटलर से भी मुलाकात ये किए थे। जर्मनी के जो तानाशाह था, हिटलर से भी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई थी। तो भारत से काबुल जाते हैं, काबुल से जर्मनी चले जाते हैं और जर्मनी जाकर इंडियन लीग की स्थापना करते हैं। इंडियन लीग की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसमें विदेश में रह रहे जितने भी भारतीय होते हैं वह भारतीय शामिल होते हैं। फिर जर्मनी से पनडुब्बी के द्वारा ये कहाँ जाते हैं? सिंगापुर जाते हैं। सिंगापुर उस समय जापान के कब्जे में हो चुका था। और सिंगापुर से यह जापान जाते हैं। जापान जाकर वहां के जो प्रधानमंत्री होते हैं तोशो से मुलाकात करते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की टोक्यो रेडियो से सुभाष चंद्र बोस घोषणा करते हैं कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वह स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हम भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से आशा करना व्यर्थ है कि वह स्वयं साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत में भीतर से और बाहर से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। सुभाष चंद्र बोस के इस भाषण से रासबिहारी बोस प्रभावित हो जाते हैं और 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप देते हैं। सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप देते हैं आजाद हिंद फौज की कमान। और जब सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आजाद हिंद फौज की कमान हो जाती है तो वह उसके नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किए जाते हैं और वह सैनिकों से दिल्ली चलो का नारा लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जापानी सेना के साथ चलते रहते हैं। रंगून आ जाते हैं। रंगून यानी बर्मा में पड़ता है। रंगून आ जाते हैं और रंगून को कब्जा करते हुए भारत की ओर बढ़ने लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सेना, INA की सेना रंगून को कब्जा करते हुए कहां बढ़ने लगती है? भारत की ओर बढ़ने लगती है। और 18 मार्च 1944 तक यह पहुंच जाती है इम्फाल और कोहिमा पहुंच जाती है। इम्फाल और कोहिमा को यह कब्जा करने लगती है। और सुभाष चंद्र बोस इसमें अनेक प्रकार के नारे देते हैं, जैसे कि उन्होंने इसी आंदोलन में जय हिंद का नारा दिया था। अपने अनुयायियों के लिए वह जय हिंद का नारा दिया था। और सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में
सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं। और इस सरकार को, इस स्वाधीन भारत की सरकार या आजाद हिंद सरकार को जर्मनी के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने इस सरकार को मान्यता दे देती है, मान्यता प्रदान कर देती है। जब मान्यता प्रदान कर देती है तो जापान ने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कब्जा कर रखा था, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इनको सौंप देती है। किसको? सुभाष चंद्र बोस को सौंप देती है। और सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज्य द्वीप कर देते हैं। स्वराज्य द्वीप कर देते हैं, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर देते हैं। और यहां पर भी अंडमान निकोबार में भी सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार बनाते हैं। 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से संबोधित करते हुए, रंगून रेडियो से यह महात्मा जी को संबोधित करते हैं, महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं। और संबोधित करते हुए वह महात्मा गांधी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी रंगून रेडियो के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपति कहा। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना का कमान संभाल लेते हैं। वह सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अपनी सेना के, अपने अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति खुद होते हैं, प्रधानमंत्री खुद होते हैं, सेनापति खुद होते हैं। और अपनी सेना के कई ब्रिगेड बनाते हैं, कई ब्रिगेड बनाते हैं, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। अपनी सेना को कई ब्रिगेड बनाते हैं और कई टोलियां बनाती हैं, जैसे कि मंजरी सेना, महिलाओं की जो सेना होती है उसको मंजरी सेना बनाते हैं। और एक रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वह झांसी रेजिमेंट भी बनाते हैं अपने सेना में। इसमें जो सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के कर्नल होते हैं, वह शाहनवाज खां होते हैं। शाहनवाज खान होते हैं, ये कर्नल होते हैं। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस शहीदी दिवस मनाते हैं। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हैं। शहीदी दिवस मनाते हैं। और इस शहीदी दिवस को मनाते हुए अपने सैनिकों से, भारतीयों से, नवयुवकों से अपील करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा नवयुवकों से, भारतीयों से, अपने सैनिकों से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जून 1944 तक सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वह पूर्वी सीमा और बर्मा में खूब लड़ाई होती है। इनकी अंग्रेजों से खूब लड़ाई होती है और खूब लड़ते हैं और लड़ते हुए यह इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच जाते हैं। उसी समय जापान में चूंकि जापान युद्ध में शामिल होता है या शत्रु राष्ट्र की तरफ से होता है। जब 1941 में जापान अमेरिकी बेड़े की जहाज पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देता है तो अमेरिका भी 1941 में कूद जाता है। जापान भी अपने शत्रुओं को नापो चने चबवा दी थी। और जापान भी भारत के ऊपर हमला करता है, यानी कि भारत के ऊपर नहीं, वो ब्रिटिश सैनिकों के, क्योंकि बरतानिया हुकूमत का राज होता है तो वह बरतानिया साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करता है।
लेकिन दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व 1945 के अंत तक 44 के अंत तक पासा पलट जाता है और जर्मनी जो शत्रु राष्ट्र होता है वह आत्मसमर्पण कर लेता है। जर्मनी आत्मसमर्पण कर लेता है, हार मान लेता है और जापान के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा नागासाकी पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा लगातार 2 बार परमाणु बम का हमला किया जाता है। परमाणु बम हमला हो जाता है नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला हो जाता है और जापान पस्त हो जाता है। अब परमाणु बम का हमला हो जाता है तो जापान पस्त हो जाता है, जापान आत्मसमर्पण कर देता है, जापान पीछे हट जाता है। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हमला किया गया था परमाणु बम का, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर हमला किया गया था, उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। ये जानने के लिए कुछ तथ्य हैं, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो इस तरह से जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जब जापान आत्मसमर्पण कर देता है तो नेताजी को अब टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ता है। करना पड़ता है क्योंकि भारत में ब्रिटिश सैनिक हावी होने लगते हैं और आजाद हिंद फौज की सेना कमजोर पड़ने लगती है, जापानी सेना पीछे हटने लगती है। तो नेताजी को भी टोक्यो की ओर रवाना होने लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि नेताजी की एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी तक नेताजी के इस मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1945 में आईएनए के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाता है। जब राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाता है, इनमें होते हैं कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और शाहनवाज खां। ये 3 नेता होते हैं इनको गिरफ्तार करके, और इन ढेर सारे सैनिक होते हैं गिरफ्तार करके 1945 में इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। यह मुकदमा नवंबर 1945 में शुरू होता है। 1945 में मुकदमा शुरू होता है। लेकिन इन आजाद हिंद फौज के प्रति और इन सैनिकों के प्रति भारतीयों की सहानुभूति थी, भारतीय नेताओं की सहानुभूति थी, और इनका मुकदमा लड़ने के लिए देश के जाने माने नेता, जाने माने वकील इनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए आगे आ जाते हैं। जैसे तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, के.एम. काटजू, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने वकालत को त्याग दिया था, अब वकालत को उन्होंने त्याग दिया था और 40 वर्षों के बाद फिर वह वकालत का चुंगा पहनते हैं। सुनवाई होती है, रोज सुनवाई होती है। ऐसे में पब्लिक भी इकट्ठा होती है, देखने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में यह नारा लगाया जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। तो इस तरह से ये मुकदमा कायम कर दिया जाता है और अंततः इन नेताओं को, आजाद हिंद फौज के इन नेताओं को, कर्नल सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज खां को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। लेकिन लॉर्ड बावे जो भारत के गवर्नर जनरल आते हैं, वह आम माफी के तहत इनको माफ कर देते हैं। इन नेता आईएनए के सैनिकों को माफ कर देते हैं और इस तरह से माफी हो जाती है। तो 1945 तक आते
यह आंदोलन जो होता है धीरे धीरे, यह आजाद हिंद फौज जो होता है धीरे धीरे मृत प्राय हो जाती है, क्योंकि सारे नेता गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता है, तो यह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है, वह आंदोलन 1945 तक चलता रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1943 तक अंत तक चलता रहता है। उसके पश्चात नेतृत्व हो जाता है आजाद हिंद फौज का। यह आजाद हिंद फौज और कांग्रेसियों के द्वारा संयुक्त रूप से यह आंदोलन चलाया जाता है और अंततः 1945 तक यह आंदोलन मध्यम पड़ जाता है। वहीं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का, चियांग काई शेक का, फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री का, विभिन्न नेताओं का दबाव पड़ने लगता है। ऐसे में ब्रिटेन अब भारत को आजाद करना चाहता है, क्योंकि ब्रिटेन वैसे भी परेशान हो चुका था। उसकी काफी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धन जन की काफी हानि हो चुकी थी और वह भारत को अब छोड़ना चाहता था, स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता था। इसके लिए 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन को भारत भेजती है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजती है, जिसके तहत चुनाव होते हैं और भारत को आजादी दे दी जाती है। कैबिनेट मिशन यानी कि भारतीय संविधान निर्माण की जो पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप मेरा पिछला वीडियो पढ़ सकते हैं। मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए आप YouTube पर जाकर पॉलिटिकल साइंस क्लासेज बाय डॉक्टर आनंद सिंह टाइप कर सकते हैं। उसमें मेरा जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, भारतीय राज्य व्यवस्था पे करीब 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों और मेरे दोस्तों, यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और अंत रहा। यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगे आपको, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।